हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसडब्ल्यूजी स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जिसको कि ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ऑटिज्म, और जिसको कि अब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। तो एएसडी बोला जाता है। एएसडी क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट बिगिंस अर्ली इन द चाइल्डहुड। मतलब अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 4 साल के एज के बच्चे से ही आप जो है इस एएसडी प्रॉब्लम को देखा जा सकता है, जिसमें कि वो जो बच्चा है वो उसको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, और ये अभाव उसकी आजीवन बना रहता है। दैट मीन्स थ्रू आउट द लाइफ ही सफ़र्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, which we are going to discuss later on. So it is called spectrum disorder. Spectrum क्यों कहते हैं? Spectrum इसलिए कहते हैं because it has a range of symptoms. मतलब तरह तरीके के range of symptoms हैं, mild, moderate और तरह तरह variety of symptoms हैं जो हम पढ़ेंगे। उनको जो है बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलते वक्त अगर बोलते भी हैं तो हो सकता है वो आपसे आई कांटेक्ट ना मिलाए, हो सकता है वो अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाए और आप जो बोल रहे हैं वो ना समझ पाए। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो एएसडी में आती हैं। सो बेसिक फीचर्स जो एएसडी के क्या होते हैं? दैट दे हैव वेरी पुअर सोशल स्किल्स। जैसे मैंने बोला, सोशल मतलब आप अपनी बात दूसरों को समझा पाओ, दूसरों की समझ पाओ। तो ये जो स्किल होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। एंड दे हैव डिफ़िकल्टी इन, जैसे मैंने बताया, दे हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ना ही दूसरों को समझ पाते हैं। तो उनकी जो रिसेप्टिव कम्युनिकेशन है ये भी बहुत पुअर होती है। वो रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स करते हैं। रिपीटेटिव मतलब एक ही चीज़ बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे या एक बार करते रहेंगे, और बहुत रिस्ट्रिक्टिव दायरे में वो अपना कार्यशैली करते हैं अगर करते हैं तो। और अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मैंने बोला 2 से 4 साल की एज से ही हम इनको जान पाते हैं, देख पाते हैं, सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो इनका जो खेलने का तरीका है वो भी बहुत इनअप्रोप्रिएट रहता है। इनअप्रोप्रिएट मतलब यूजुअली, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लड़कियां जो हैं डॉल से खेलती हैं और बॉयज़ जो है कार से खेलते हैं या एक्शन फिगर से खेलते हैं। तो ये बच्चे जिनको है ऑटिज़म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, ये बहुत वियर्ड काइंड ऑफ प्लेस करते हैं जो यूजुअली बच्चे नहीं खेलेंगे। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए उनको कोई खाली क्रीम का डब्बा मिल गया, डिब्बी मिल गई, बॉक्स मिल गया, उसके साथ खेल रहे हैं और वियर्ड तरीके से खेल रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। तो बेसिकली द सिम्टम्स अगर हम बात करें और पूछे आपके एग्जाम में है तो आप इसको कैसे डिस्कस करेंगे? तो दे हैव अवॉइडिंग द आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये बच्चे या फिर जिन पेशेंट्स को ये होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनकी स्पीच और कम्युनिकेशन डिलेड होती है, मतलब 5-6 साल तक भी बच्चा हो जाता है तब भी वो मम्मी पापा या कुछ सेंटेंस और वर्ड्स नहीं बोल पाता है। और ये रूल्स और रूटीन्स में बहुत ज़्यादा एंग्रोस्ड होते हैं। उनका एक रूटीन होता है कि 3 बजे यहाँ बैठना, तो वो बैठेंगे और कोई भी उनको वहाँ से नहीं हिला सकता। हिलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, दे विल शो द एग्रेशन, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा। और छोटी से छोटी चीज़ से भी वो अपसेट हो जाएंगे। अगर उनकी कोई भी चीज़ उनको नहीं मिल रही है या जहाँ उन्होंने रखी थी उनको नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा आपको ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा। उनका जो रिस्पॉन्सेज है दे आर ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, लाइक डिफरेंट साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, जो हमारे सेंसरी सेंसेशंस होते हैं उनसे भी उनको हमें बहुत डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होती है। जैसे कि बहुत अच्छा परफ्यूम किसी ने लगाया है तो दिल गेट इरिटेटेड विद इट, है ना। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, लाइट है, तो उससे परेशान हो जाएंगे, हाइपर एक्टिविटी कर देंगे या फिर इधर से उधर भागेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा घमासान वो कर सकते हैं। दे यू मे सी अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन टू सच सेंसेशंस। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरों के इमोशंस को समझने में कि सामने वाला इंसान है, दुखी है, रो रहा है, सरप्राइज है, क्या है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो और अगर सिम्टम्स हम समझना चाहें तो वही है कि डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं लर्निंग। और लर्निंग कैसे? जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है तब पता चलता है कि भाई इसको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, वो हम पढ़ चुके हैं, सोशल सिचुएशन में दिक्कत होती है, अभी बात करी। दे हैव अटैचमेंट टू अनयूजुअल इंटरेस्ट। अनयूजुअल इंटरेस्ट मतलब जो ज़्यादातर बच्चों के इंटरेस्ट नहीं होते हैं, ऐसे उनके इंटरेस्ट होते हैं।
और वो कुछ भी हो सकता है, लाइक छोटे छोटे पॉली बैग्स कलेक्ट करना, है ना, ये सोप्स के रैपर कलेक्ट करना, ऐसी भी इनकी एक्टिविटीज़ देखी जा सकती है। इमोशंस को समझने में दिक्कत होती है, मैंने अभी डिस्कस किया ये। लाइट, साउंड, टेस्ट वगैरह रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। दे हैव ट्रबल विथ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स कुछ भी चेंज होने से उनको प्रॉब्लम होती है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इनको हाइपर एक्टिविटी और एक्टिविटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। दे हैव इनसफिशिएंट इम्पल्स कंट्रोल, एंगर इशू, एग्रेशन इशू ऐसे बच्चों में देखे जाते हैं ना। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ना, डायग्नोसिस में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं तभी से हम देख सकते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और वो जो है इंसानों के साथ ना घुल मिल के वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कोने में बैठे रहते हैं और उनसे बात करते हुए भी उनको देखा गया है। सो दे हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नॉन वर्बल सोशल क्यूज़ और आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, बॉडी इमेज, है ना। बच्चों को हम फिंगर, मुंह पे फिंगर रखते तो बच्चे समझ जाते हैं ना कि मैम कह रहे हैं कि चुप होना है, तो ये चीज़ वो ये समझते नहीं हैं। वो हमारे नॉन वर्बल जो सोशल क्यूज़ हैं, हमारे आई कांटेक्ट, ये सब कुछ वो नहीं समझते हैं या उनको बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, जिसकी वजह से वो दूसरों के फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो उनके सिबलिंग्स हों, चाहे पेरेंट्स हो। बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग इन लोगों की होती है। तो इनके जो है आई जो कांटेक्ट होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, वो 2 साल की एज में भी देखे जा सकते हैं। 2 साल की एज में ही पता चल जाता है कि ये बच्चे जो है आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और जब ये 2 से 4 साल के हो जाते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जब सोशल स्किल्स होते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, प्ले करने लगते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तब भी इनमें बहुत सारे डेफिसिट्स जो है रिगार्डिंग द लर्निंग, बिहेवियर, ये सब ऑब्जर्व करे जाते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स जैसे मैं बता रही थी, वो दे विल कीप ऑन रॉकिंग, मतलब रॉक करते रहेंगे, हैंड फ्लैप करते रहेंगे, क्लैप कर रहे हैं तो क्लैप ही करते रहेंगे, कुछ जो साउंड्स है बार बार रिपीट करते रहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से बात करते रहेंगे, बार बार नॉइसेस निकालेंगे, कुछ भी कुकड़ू कुकड़ू कु निकालते ही रहेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसको इकोलेलिया बोलते हैं। ऐसा वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इकोलेलिया। सो दिस इकोलेलिया हैपन्स इन सच चिल्ड्रन। और क्या होता है इनमें, पर्सिवरेशन होता है। पर्सिवरेशन मीन्स दे विल रिपीटेडली एक्सप्रेस देयर थॉट्स। एक ही थॉट अब बार बार एक्सप्रेस करेंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, डोर ऐसे बंद होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे रखी होनी चाहिए, और वो चीज़ रिपीट करते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस सिम्टम को क्या कहते हैं हम, पर्सिवरेशन। तो ऐसी जो सिम्टम्स हैं ASD वाले बच्चों में देखी जाती है। उनका जो रूटीन है बहुत रिजिड होता है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके शेड्यूल में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो बहुत रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए उनको अपना रूटीन एस्टैब्लिश करना पसंद है। एंड जैसे कि मैंने बताया, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलेशंस को बर्दाश्त करना। दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द सेंसरी लाउड सेंसरी स्टिमुलाई, लाउड नॉइजेज हुई या ब्राइट लाइट हुई। While social and communication difficulty, unusual behaviors define ASDs. Like unusual behavior है that can have wide range of intellectual deficits and language skills. उनमें बहुत सारी intellectual disabilities भी हो सकती हैं and that can range from mild to moderate intellectual disability भी हो सकती है, average above intelligence भी हो सकता है, और लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं वो भी अंडर डेवलप्ड होती हैं। बट कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उनमें कुछ अच्छी मतलब बहुत स्पेशल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी होती हैं। ओवरऑल उसमें जो है फंक्शनिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, मैथमेटिक्स एंड मेमोरी। देखा गया कुछ जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं म्यूज़िक में, और मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका फोकस, मेमोरी बहुत शार्प होती है। नाउ ऐसे क्या ट्रीटमेंट है ASD का। नाउ ए मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देर आर सम सिम्टम्स लाइक इरिटेबिलिटी हुई, एग्रेशन हुई, एंगर मैनेजमेंट, और जो रिपीटेटिव बिहेवियर है या साउंड है, इकोलेलिया है, पर्सिवरेशन है, हाइपर एक्टिविटी है, अटेंशन प्रॉब्लम, एंजाइटी। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए, है ना, जिसमें जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन
देते हैं साइकाट्रिस्ट, है ना। बट जो ओवरऑल उनका जो ट्रीटमेंट कीजिए, काउंसलिंग कीजिए या इनका सपोर्ट जो कीजिए वो होता है बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल इंटरवेंशंस। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, रिगार्डिंग लैंग्वेज, रिगार्डिंग लर्निंग। तो बहुत सारा सपोर्ट पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को मिलके इन बच्चों पे देना पड़ता है कि इनको लर्निंग प्रॉपर हो पाए, ताकि वो अपनी लाइफ जो है पोटेंशियली जी पाए, मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल से जी पाए। तो इनको सपोर्ट दिया जाता है विद देयर सोशल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स विद एक्सपर्ट्स। इनकी डेली फंक्शनिंग बेटर हो तो वो बिहेवियर्स रिड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि इकोलेलिया हुआ, रिपीटेटिव बिहेवियर्स हुआ, तो उनको जो है कम करने की, मिनिमाइज़ करने की या कहें कि एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और उस बच्चे के जो स्ट्रेंथ है, जैसे अगर कोई बच्चा है ड्राइंग में अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो उसको उसमें एक्सपर्टीज़ बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो आगे उसका कमाने का ज़रिया बने, ज़िंदगी जीने का वो अपनी जी पाए अच्छे से। सो लर्न दे सच चिल्ड्रन आर हेल्प्ड टू लिव इंडिपेंडेंटली। मतलब एक समय तक तो पेरेंट्स की हेल्प ठीक है, बट जब वो बड़े हो जाते हैं, टीनेज हो जाते हैं और वो ऑटिज़म से उनको डायग्नोस कर दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली जिए, मतलब अपने सारे काम कर पाएँ, अपनी ग्रूमिंग कर पाएँ। क्योंकि ऐसे बच्चे जो एक कोने में बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, ग्रूमिंग नहीं करते, नहाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूअस एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक पेरेंट, एक केयर गिवर। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि उनको इंडिपेंडेंट लिविंग सिखा दी जाए। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी हो सके डायग्नोसिस हो, डायग्नोसिस होने के बाद जितनी जल्दी हो इंटरवेंशंस हो, उनको बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल सपोर्ट मिले, ताकि वो अपनी जो भी लाइफ है एक मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जी सके। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ऑटिज़म। आई होप मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाई हूँ और आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि इस वीडियोस का बेनिफिट वो भी ले जाएं। मिल सकते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।